इस वीडियो में हम लोग लारावल के प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी लेंगे और देखेंगे लारावल किस तरीके से प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। और हम अगर नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, जब हम नया लारावल को सीख रहे होते हैं और हमको पता नहीं होता है कि प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या है, और लारावल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो बहुत सारे फाइल और फोल्डर्स ऑलरेडी बने हुए आते हैं। एग्जाम्पल के लिए बॉयलर प्लेट कोड जो है लिखा हुआ आता है, कुछ फाइल्स भी बॉयलर प्लेट वाली फाइल्स भी ऑलरेडी आती हैं। तो हम यही देखेंगे कि इस तरीके से जो फाइल्स आती हैं उनका क्या मतलब है और कौन सी फाइल कहाँ पर क्या होती है। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो सारी चीज़ें एक तरफ से चलेंगे लेकर। लेकिन अगर मैं बात करूं सारे फाइल और फोल्डर को एक एक करके इन डेप्थ करके मैं अगर आपको बताने लग जाऊंगा तो ये वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है और काफ़ी लंबी वीडियो भी हो जाएगी, शायद 2-4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे भी इसके ऊपर भी बहुत कम है, क्योंकि हो सकता है कि इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं तो उनके ऊपर एक एक करके एक एक चीज़ समझाने के बाद, प्रैक्टिकल भी करने के बाद इस वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है कि सारी फाइल्स को एक साथ ही में समझा दूं। बट जो हमारे पास मोस्टली जितनी भी यूजेबल फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं जिन पर हमको काम करना ही होता है, ठीक है, उनको ही हम अभी फ़िलहाल इस वीडियो में समझेंगे और उतना ही आपके लिए बहुत इनफ है एज अ बिगिनर। धीरे धीरे करके सारी चीज़ें हम एक एक वीडियो में एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर सीखते चलेंगे। सारी चीज़ें सीखेंगे ज़रूर, लेकिन धीरे धीरे करके, एक साथ नहीं सीखेंगे। उससे क्या होगा कि सारी चीज़ें बर्डन नहीं लगेगा। बट हम इंपॉर्टेंट फाइल और फोल्डर स्ट्रक्चर हम ज़रूर देखेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या कर रखा है कि सबसे पहले फोल्डर स्ट्रक्चर जानने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने एक नया प्रोजेक्ट बना रखा है डेमो नाम से। मैं आपको शो कर देता हूँ, ये देखिए। एक्चुअली में डेमो प्रोजेक्ट बना रखा है मैंने, और ये जो डेमो प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है मैंने क्या कर रखा है, यूट्यूब वीडियोज़, और आप देख सकते हो हूवर करके जो मैंने वहाँ पर आ रहा है मेरे पास यूट्यूब वीडियोज़ और लारावल ट्यूटोरियल्स/डेमो, और उसके बाद वो फाइल फोल्डर का नाम आ रहा है। तो जो डेमो है मेरा, डेमो जो है यहाँ पर ऊपर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ डेमो, ये मेरा जो लारावल का ऐप है, यानी कि लारावल का जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि लारावल का प्रोजेक्ट किस तरीके से क्रिएट करेंगे, उसके बाद ये फाइल्स कैसे आएंगी, ये कहाँ से आई फाइल्स, कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट किया। तो ये सारी चीज़ें आपके डाउट होंगे, लेकिन मैं अभी आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से ये प्रोजेक्ट को बनाते हैं, वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। उससे पहले हम ये जानकारी लेते हैं। अभी आप ओवरव्यू ले लीजिए, समझिए कि आपको सारी चीज़ें करने से पहले एक ओवरव्यू मिल रहा है। तो उस ओवरव्यू में हम जानते हैं कि ये लारावल का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऐप फोल्डर की, तो यहाँ पर एक ऐप फोल्डर है, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले ऐप फोल्डर में बेसिकली क्या होता है, MVCs यानी कि मॉडल व्यू कंट्रोलर, जो हमने लास्ट में पढ़ा था कि मॉडल व्यू कंट्रोलर प्रोजेक्ट जो होता है पैटर्न फॉलो करता है लारावल। तो उसी के अंदर जो ऐप फोल्डर होता है वो बहुत महत्वपूर्ण फोल्डर होता है। इसमें क्या होता है कि आपकी HTTP मॉडल्स और प्रोवाइडर्स और मिडलवेयर जैसी फाइल एंड फोल्डर्स रखे जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, HTTP में कंट्रोलर्स होते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे कंट्रोलर्स के बारे में, जो नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर पूरी तरीके से तब देखेंगे। बट अभी आप ये इतना समझ लीजिए कि इसके अंदर कंट्रोलर्स रखे जाते हैं, और आप यहाँ पर कंट्रोलर्स के अंदर बहुत सारे कंट्रोलर अपने आप बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट नीड्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मॉडल्स के अंदर जो डेटाबेस से जो कनेक्शन होता है, सारा कुछ जो डेटाबेस से हमारी फाइल्स आती हैं, जो डेटा होता है एक्चुअल डेटा जो होता है, वो टेबल जो होती है वो रेफरेंस दिया जाता है यूज़र मॉडल्स के अंदर, तो ठीक है, उसको देखा जाता है। और प्रोवाइडर्स, यहाँ आपकी सर्विस प्रोवाइडर होती हैं, यहाँ API वगैरह कॉल अगर आप बना चाहते हो वो भी बना सकते हो। तो ये ऐप फोल्डर के अंदर होता है आपका ऐप फोल्डर। उसके बाद आता है बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर। बूटस्ट्रैप का फोल्डर जो होता है बेसिकली यहाँ पर कैशे होता है, ठीक है। आपका जो लारावल का प्रोजेक्ट है वहाँ पर पूरा कैशे होता है आपका, ठीक है। वो कैश स्टोर कर लेता है। यानी कैशे क्या होता है, टेम्परेरी फाइल्स होती हैं जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसको मेंटेन करते हैं और उसको चलाते हैं और उसमें कुछ भी ऐड करते हैं, कोई भी चीज़ फाइल ऐड करते हैं, कुछ भी कमांड रन करते हैं, तो वो कैशे फाइल जनरेट हो जाती हैं। तो उससे क्या होता है, बेसिकली बार बार वो फाइल एंड फोल्डर्स रिक्रिएट नहीं करने पड़ते। अगर ऑलरेडी बने हुए हैं तो वो वहाँ से स्टोर करा के दिखा देता है। तो ये कैशे फोल्डर होता है। उसके बाद बूटस्ट्रैप के अंदर app.php, यहाँ पर एक फ़ाइल है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हो आप, प्रोवाइडर्स की भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। तो ये अभी हम नहीं देखेंगे, इन डेप्थ बाद में जानकारी लेंगे। बट फिलहाल आप इतना समझिए, बूटस्ट्रैप फोल्डर इतना ज़्यादा ज़रूरी है नहीं है। जो ज़रूरी आता है वो ऐप है, ऐप फोल्डर। कॉन्फ़िग फोल्डर भी बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट फोल्डर। अब हम जो मोस्टली काम करते हैं, कुछ चेंजेस करने होते हैं या कहीं कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, कुछ
यहाँ पर बेसिकली कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जहाँ पर हमको स्टोर करा के रखनी पड़ती हैं या कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती हैं, बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, वो यहाँ पर करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आपका पूरे प्रोजेक्ट की जो कॉन्फ़िग होती है वो यहाँ होती है, जैसे कि app.php हो गया, authentication.php हो गया। यहाँ पर हम अपना ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड कॉन्फ़िग करते हैं। यहाँ पे कैशे हो गया, डेटाबेस हो गया, फाइल सिस्टम हो गया, लॉगिंग हो गया, मेल हो गया, क्यू हो गया, सर्विसेज हो गया, सेशन हो गया। तो सारी सेटिंग्स कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करते हैं। उसके बाद आता है डेटाबेस फोल्डर। यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली डेटाबेस जो फोल्डर होता है, यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछेंगे डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस फोल्डर के अंदर होती है? नहीं, डेटाबेस फोल्डर की कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो कॉन्फ़िग के अंदर डेटाबेस के फाइल के अंदर होती है, ठीक है। इसलिए क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड करा हुआ है, मतलब सारी चीज़ें एक जगह पर कॉन्फ़िग करके करी हुई है, कॉन्फ़िग फोल्डर बना के, जिससे क्या होता है ईजिली पता चल सके। क्योंकि अलग अलग फोल्डर में अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होगी तो मैनेजेबल नहीं है, तो एक जगह पर होगी तो मैनेजेबल भी होगी। तो अब हम बात करते हैं डेटाबेस के फोल्डर के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, माइग्रेशंस होती हैं, फैक्ट्रीज़ होती हैं, सीडर्स होते हैं। तो आप पूछोगे कि माइग्रेशन क्या होता है, फैक्ट्रीज़ क्या होता है। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ आपकी जो एंथुसियाज्म है, लेकिन आप थोड़ा सा इसको बरकरार रखिए और मैं जल्दी ही इस पर सारी वीडियोज़ बनाऊँगा धीरे धीरे करके। बट अभी आप इतना समझ लीजिए, यहाँ पर डेटाबेस से रिलेटेड सारा काम होता है। उसके बाद यहाँ पर टेबल्स क्रिएट की जाती हैं, उसका स्कीमा क्रिएट किया जाता है। तो उसके बाद हमारा डेटाबेस का जो फोल्डर है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर, क्योंकि यहाँ पर हम जितना भी डेटाबेस से रिलेटेड काम करेंगे यहाँ पर काम करेगा ही करेगा। उसके बाद एक पब्लिक फ़ोल्डर है। यहाँ पर बेसिकली पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर जब भी सबसे पहले एक फ़ाइल होती है पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर, ये बाय डिफ़ॉल्ट फाइल्स बनी हुई होती हैं। इतना जो सारी जितनी फाइल्स दिखा रहा हूँ मैं, जितनी फाइल एंड फोल्डर अभी करंट में जितनी भी एग्जिस्ट कर रही हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, वो क्रिएट ऐप करके बनी हुई हैं। यानी कि लारावल का जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो फ्रेश बिल्कुल, तब ये किसी भी प्रोजेक्ट में, हर प्रोजेक्ट में ये फाइल्स इतनी बॉयलर प्लेट आती ही है, ठीक है। उसके बाद हम सारा कुछ इसके अंदर डालते हैं, कोड करते हैं, तभी सारी चीज़ें चलती हैं। बट इतना जो है ज़रूरी है। तो देखियो पब्लिक फ़ोल्डर क्या करता है, पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर सबसे पहले बात आती है एक सबसे पहले index.php की। तो ये index.php फाइल क्या करती है, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये क्या करती है, बेसिकली ये आपका एंट्री पॉइंट होता है। बेसिकली एंट्री पॉइंट का मतलब है, जैसे मैं अगर आपको क्रोम पर लेके चलूँ और यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। देखिए वीडियो मेरी लंबी होती हैं, बहुत वीडियो मेरी लंबी होती है, थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा होती है, बट आपको जानकारी जो है इन डेप्थ मिलती है, क्लियर मिलती है और प्रॉपर मिलती है, जिससे आपको कहीं चीज़ें समझने में परेशानी ना हो और आपको बार बार चीज़ों को भूलने की और बाकी चीज़ों सारी चीज़ें मैनेज करने की दिक्कत ना हो। तो देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली अगर मैंने आपकी कोई सी भी वेबसाइट खोली, सपोज़ करो मैंने मान लो कोई फ्लटर की वेबसाइट या फ्लटर, मान लो flutter.dev ओपन किया मैंने, ये वेबसाइट ओपन करी, ठीक है। तो जब ये वेबसाइट मैंने ओपन करी तो क्या होता है, बेसिकली जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा एंटर करके, तो ये index.php वाली फ़ाइल को ओपन कर रहा है, यानी सबसे पहली फ़ाइल को ओपन कर रहा है। अब होता क्या है लारावल के अंदर, मैं अगर आपको बता देता हूँ, तो जब ये ओपन करता है, जो मेन फाइल को ओपन करता है, तो ये एंट्री पॉइंट होता है। यानी कि अगर मैं आपको वापस इसके स्ट्रक्चर पे लेके चलूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हो पब्लिक के अंदर एक index.php फाइल वाली फ़ाइल है। यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली ये बताता है कि जो आपका एंट्री पॉइंट है, यानी कि यहाँ से आपकी कौन सी फ़ाइल स्टार्ट होगी, कौन सा मेंटेनेंस चलेगा, ये मेन फाइल होती है। यानी कि यहाँ से आपका जो सारा कुछ कोड है वो यहीं से इंटरलिंक रहता है। यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली ये देखिए वेंडर autoload.php वाली फ़ाइल है, तो यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स चेंज नहीं करनी होती हैं। बेसिकली ये क्या करता है, यहाँ पर जैसे अगर मान लो आपने कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और आपका जो वेबसाइट है वो लाइव है और उसमें क्या कर रखा है आपने, कोई चेंजेस करने हैं, प्रोडक्शन में है तो आपके चेंजेस कर लिए, लेकिन वो आप चाहते हो चेंजेस अप्लाई करना, तो आप वेबसाइट को अपडेट कर रहे होगे बेसिकली सर्वर पे, तो मेंटेनेंस वाली वेबसाइट जो होती हैं बेसिकली मेंटेनेंस मोड में डालने का काम सारा कुछ वही करता है। यहाँ से एंट्री पॉइंट होता है, यानी कि यहाँ से आपकी वेबसाइट का पहला पेज लोड होता है, यहाँ से आपकी राउटिंग वगैरह हैंडल होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये index.php वाली फ़ाइल होती है, बहुत ज़रूरी है। अगर ये डिलीट हो गई तो आपकी वेबसाइट नहीं चलेगी। तो अगर मैं बात करूँ पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर index.php जो है बहुत ही मेन काम सर्व करती है। जो एंट्री पॉइंट होता है वो index.php ही होता है। यहाँ से आपकी सारी फाइल्स को और मैनेज किया जाता है और चीज़ों को चेक किया जाता है कि कौन सी कहाँ पर क्या चीज़ें ओपन होनी चाहिए। अब बात आती है HT एक्सेस की। तो जो HT एक्सेस है वो बेसिकली आपके लिए नहीं है,
बेसिकली एडवांस यूज़र्स के लिए। अभी आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो उसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी ना लें, बस इतना समझ लें कि ST एक्सेस जो है सर्वर से रिलेटेड जो आपकी सेटिंग्स हैं तो उसको मैनेज करती है। और अगर बात करूं मैं favicon.ico, ये जो फाइल होती है वो बेसिकली favicon की जो फाइल होती है वो अगर मैं दिखाऊं flutter डॉट, जैसे मान लीजिए अभी हमने एक वेबसाइट ओपन करी थी flutter.dev, तो आप देखते हो किसी भी वेबसाइट के यहाँ पर जो क्रोम के ऊपर टैब होता है तो यहाँ पर एक वेबसाइट के बगल में, नाम के बगल में एक आइकन आता है जहाँ मेरा कर्सर है, देखिए, तो इसको बोलते हैं favicon। वेबसाइट के जो ऊपर आइकन आता है, वेबसाइट के नाम के पहले जो आइकन आता है, ठीक है, वहाँ पर इसको बोलते हैं वेबसाइट का आइकन, ठीक है। तो ये यहाँ पर होता है। अब मैं इसको वापस आता हूँ तो देखिए ST एक्सेस हमने पता कर लिया, सर्वर से रिलेटेड, favicon हमने पता कर लिया, आइकन आता है वेबसाइट का, index.php हमारी एंट्री पॉइंट होती है, robots.txt जो बेसिकली होती है वो ये होती है SEO पर्पज़ के लिए होती है, जिसमें क्या होता है बेसिकली आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए होता है। ये भी आपको जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल तो इसके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। तो पब्लिक फोल्डर हो गया। अब बात आती है रिसोर्सेज फोल्डर की। तो जो रिसोर्सेज फोल्डर होता है बेसिकली इसमें क्या होता है, आप CSS और JS वाली फाइल्स को भी यहाँ पर रख सकते हैं, बट अभी हम यहाँ पर नहीं रखेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सबसे पहले जो रिसोर्सेज के अंदर जो मेन फाइल होती है CSS और JS की फाइल जो होती हैं वो यहाँ पर नहीं रखनी होती हैं, और ये वाली हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं है ये, और इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है यहाँ पर। तो देखिए रिसोर्सेज के अंदर व्यूज़ नाम का जो फोल्डर होता है ये बहुत ज़रूरी है। यहीं पर क्या होता है, आपका UI जो होता है बेसिकली आपकी जितने भी स्क्रीन या आपकी जितने भी वेब पेजेस होते हैं वो सारे पेजेस जो होते हैं वो यहाँ व्यूज़ के अंदर रखे जाते हैं, यानी कि UI के जितने भी पार्ट हैं आपके वो यहाँ पर रखा जाता है। यानी कि इंडेक्स हो सकता है, अबाउट पेज हो सकता है, जितने भी पेज होंगे वो व्यूज़ फोल्डर के अंदर, रिसोर्सेज, देखिए रिसोर्सेज फिर व्यूज़ फोल्डर के अंदर जितने भी होंगे सारे फाइल्स बनेंगी जितनी भी वो हमको यूज़ करनी है, चाहे वो इंडेक्स फाइल हो, चाहे आपकी डैशबोर्ड फाइल हो, चाहे आपकी लॉगिन फाइल हो, चाहे आपकी किसी भी तरीके से फाइल हो, अबाउट हो, सर्विसेज हो, कोई भी सर्विस का पेज हो, किसी भी तरीके से पेज जो होंगे वो यहाँ पर आएगा, यानी UI जो पार्ट होगा वो व्यूज़ के अंदर होगा। अब बात करते हैं राउट्स के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है और फॉर फोल्डर होता है। इसके अंदर जो web.php होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राउट्स के अंदर हम आते हैं और web.php फाइल को मैंने राइट साइड में ओपन किया और उसके अंदर देखिए यहाँ पर राउट आ रहे हैं। राउट क्या है बेसिकली हमने पहले इंट्रो वाली वीडियो में देखा था, लेकिन अब हम फिलहाल ये देख लेते हैं राउट्स क्या है। तो देखो राउट्स क्या है, कुछ बेसिकली राउट्स क्या होते हैं कि आपके जो वेबसाइट होती है, आपकी जो वेबसाइट है वो किस पेज पर कौन सी URL पर कौन सा पेज ओपन होगा। यानी कि अगर मैंने स्लैश ओपन कर रखा है, यानी ये जो पहला है, अगर मैंने अपनी वेबसाइट का मेन URL डाल रखा है यानी कि abc.com, तो ये वाली फाइल ओपन होगी वेलकम वाली। अगर मैंने abc.com/login कर रखा है तो वो लॉगिन वाला पेज ओपन होगा, यानी कि कौन सी URL पर कौन सा पेज ओपन होगा वो यहाँ पर डिफाइन किया जाता है web.php में विद द हेल्प ऑफ राउट्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। ठीक है, अब बात पूछोगे आप console.php क्या होती है। यहाँ पर आपको बहुत डिटेल में जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, तो बस इतना याद रखिए कि console.php जो होती है वो आपकी कमांड लाइन से जितनी भी हम सारी चीज़ें करेंगे वो console.php से ही होगी। ठीक है, बेसिक कमांड लाइन के लिए होती है तभी तो उसका नाम console.php है। अब बात करते हैं स्टोरेज की। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करते हो, जैसे आपके वेबसाइट के अंदर कोई इमेज है, कोई लार्ज वैसी वो है फाइल है, PDF है, इमेज नहीं सॉरी, आपकी कोई PDF है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई इस तरीके की फ़ाइल है, ज़िप फाइल है, वैसी फाइल है, वो आप स्टोरेज फोल्डर के अंदर डाल सकते हो एक फ़ोल्डर बना के। और उसके बाद यहाँ पर ये और ज़्यादा जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं, इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं है। हाँ, लॉग्स जो है इंपॉर्टेंट ये है कि लॉग्स क्या करते हैं बेसिकली, आपकी मान लो वेबसाइट है और आपने उसको लाइव कर रखा है सर्वर पे, तो आपके जो यूज़र्स होंगे वो वेबसाइट को सर्व कर रहे होंगे, चला रहे होंगे, वहाँ पर कोई किसी पेज में दिक्कत आ गई तो आप क्या कर सकते हो, एक लॉग लगा सकते हो और पता कर सकते हो कौन से पेज पर, कौन सी लाइन पर, कौन से कॉलम में, कौन सी कहाँ पर दिक्कत है। वो सारी लॉग्स जो है इकट्ठे होते रहते हैं विद द टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये लॉग्स फोल्डर होता है। स्टोरेज फोल्डर के अंदर लॉग्स फोल्डर।
और जो टेस्ट फोल्डर होता है बेसिकली इसके बाद जो टेस्ट फोल्डर है उस टेस्ट फोल्डर का मतलब होता है कि जब हम कोई, जैसे देखो वैसे तो वेबसाइट पर हम लोग जो हैं हम डेवलपर्स काम करते हैं और टेस्टर्स टेस्ट करते हैं वेबसाइट को, लेकिन कभी कभी डेवलपर्स भी टेस्ट करने लगते हैं। तो टेस्ट फोल्डर के अंदर हमारी यूनिट टेस्टिंग होती है जिसको PHP यूनिट से भी किया जा सकता है, ठीक है। तो वो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए फाइल्स होती हैं, इसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं फ़िलहाल तो, और इसको बाद में देखेंगे कभी। फ़िलहाल अब उसके बाद आती है वेंडर फोल्डर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेंडर फोल्डर क्यों होता है, अभी इसको समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि composer.json फाइल क्या होती है, उसके बाद आपको वेंडर फाइल हमारी समझ में आएगी। तो देखिए composer.json जो फाइल होती है वो क्या होती है, आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फाइल है। यहाँ पर क्या होता है बेसिकली आपके पूरे प्रोजेक्ट में जितनी भी डिपेंडेंसीज़ होंगी, यानी कि कितनी भी डिपेंडेंसी हो, कौन सी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी होगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन होगी, ठीक है। और आपके प्रोजेक्ट के बारे में सारी जानकारी रहेगी, जैसे कि मान लो किस तरीके का प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट के कीवर्ड्स क्या हैं, लाइसेंस क्या है प्रोजेक्ट का, रिक्वायरिंग क्या है, PHP में कौन सा वर्जन यूज़ हो रखा है आपके प्रोजेक्ट में, लारावेल का कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हो, ये सारी फाइल्स ज़रूरी हैं। ऑटो लोड हो गया, ठीक है, स्क्रिप्ट्स हो गई, ठीक है। तो ये सारी फाइल्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये फाइल नहीं होगी बेसिकली अगर मैं बोलूँ composer.json, तो आपकी जो लारावेल का प्रोजेक्ट है वो रन ही नहीं हो सकता है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी composer.json फाइल। तो इससे यही होता है बेसिकली, ये पता लगता है कि आपकी जितनी भी डिपेंडेंसीज़ हैं लारावेल के अंदर तो वो यहाँ पर आती हैं। और जो जितनी भी ये डिपेंडेंसीज़ आप देख रहे हो, जैसे कि फेकर हो गया, PHP फेकर हो गया, फेकर PHP, फिर लारावेल पेल हो गया, फिर पिंट हो गया, सेल हो गया, मॉकरी हो गया, कलेक्शन हो गया, PHP यूनिट हो गया, तो ये कुछ डिपेंडेंसीज़ यहाँ पर दी हुई हैं। अब बेसिकली अगर मैं अब बताऊँ आपको वेंडर फोल्डर के बारे में, तो वेंडर फोल्डर के अंदर आप जो फोल्डर्स देख रहे हो, वेंडर फोल्डर के अंदर भी बहुत सारे फोल्डर हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मॉकरी, देखो ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर बहुत सारी और भी हैं, देखो फ्रूट केक है, गज़ल HTTP पे, ये सारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी और डिपेंडेंसीज़ हैं। तो आप पूछोगे, आपके क्वेश्चन आएगा, एक डाउट आएगा कि यहाँ वेंडर फोल्डर के अंदर तो बहुत सारी डिपेंडेंसीज़ और थर्ड पार्टी लाइब्रेरी हैं, बट यहाँ पर बहुत कम क्यों है, बहुत 6-7 ही गिनी चुनी क्यों है। होता ये है कि बेसिकली मैं आपको रीज़न बताता हूँ उसके पीछे, कि होता यह है कि जितनी भी ये जो composer.json फाइल के अंदर जो कुछ डिपेंडेंसीज दी होती हैं, वो कुछ ऐसी डिपेंडेंसी हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं, जिनके बिना काम नहीं चल सकता। लारावेल के प्रोजेक्ट को रन करने के लिए ये ज़रूरी फाइल्स हैं। इसके बाद क्या होता है कि ये मान लो फेकर PHP है, ये एक डिपेंडेंसी है, एक इंडिविजुअल डिपेंडेंसी है। हो सकता है ये इंटरनली लारावेल के अंदर इंटरनली ये फेकर PHP बहुत सारी फाइल और फोल्डर को अपने अंदर रखे हुए हो सकता है ये भी किसी पर डिपेंडेंट हो, मान लो ये भी डिपेंडेंसी किसी और डिपेंडेंसी पर डिपेंड हो, तो वो सारी फाइल्स यहाँ पर मैनेज होती हैं वेंडर फोल्डर के अंदर, ठीक है। या अगर आप कोई भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी ऐड करते हो, जैसे कि मान लो PDF लाइब्रेरी हो गई, पेमेंट के लिए रेजर पे हो गया, पेटीएम हो गया, फ़ोन पे हो गया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर वेंडर फोल्डर के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। होता क्या है कि ये सारी चीज़ों को मैनेज करता है कंपोजर जो है, ठीक है। अब आते हैं बाद में वेंडर फोल्डर के अंदर, तो हमारा काम हो गया। अब एडिटर कन्फिग, ये तो बेसिकली एक जो आप एडिटर यूज़ कर रहे हो, जैसे VS कोड हो गया और कोई भी हो गया, सबलाइम हो गया, तो उसकी जो कॉन्फ़िग फाइल होती है बस उतनी है, उससे हमें इतना ज़्यादा कोई नहीं है। हाँ, .env बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फाइल हो जाती है। .env में क्या होता है बेसिकली, देखिए अगर मैं आपको यहाँ पर .env में बताऊँ तो .env का काम ये होता है कि जितने भी आपके .env का, सबसे पहले मैं आपको एक फुल फॉर्म बता दूं तो इसका नाम होता है .environment फाइल। .environment फाइल क्या करती है बेसिकली, यहाँ पे आपकी सारी सेटिंग्स और सारी कॉन्फ़िगरेशन एक फ़ाइल के अंदर दी होती है। यहाँ पर सारा डेटाबेस से रिलेटेड कॉन्फ़िग कर रखी होती है। यहाँ पर आपके देखिए, यहाँ पर अगर मैं आपको डेटाबेस का कनेक्शन में, डेटाबेस का URL क्या होगा, डेटाबेस का पासवर्ड होगा क्या होगा, कौन सा डेटाबेस यूज़र रखा है, यहाँ पर और भी जैसे सर्वर का पासवर्ड क्या होगा, मेल क्या कौन सा यूज़ होगा, और मेल में कस्टम मेल होगा तो यहाँ पर मेल ID कौन सी होगी, और मेल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, उसकी ID पासवर्ड क्या होंगे, है ना। अगर कोई पेमेंट कर रखा है तो पेमेंट ID, सीक्रेट सारी चीज़ें यहाँ पर ला रखी होती है। API का कौन सा URL है, API की सीक्रेट क्या है, वो सारी चीज़ें यहीं पर स्टोर होती हैं बेसिकली। यहाँ पर
आके हम डाल देते हैं। तो ये देख सकते हो, अगर आप .env फाइल जो है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है और ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव फाइल है। तो .env जो होती है हमारी इतनी सेंसिटिव है कि अंदर किसके साथ पासवर्ड वगैरह और सारी चीज़ें भी स्टोर रहती हैं, ठीक है। जो सर्वर के पासवर्ड होते हैं, बाकी सारी चीज़ें होती हैं, कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस की जो पासवर्ड्स होते हैं और टेबल होती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर स्टोर रहती हैं। तो इसका मतलब ये वाली फ़ाइल बहुत ही सिक्योर रहनी चाहिए, तो इसलिए वो सारी चीज़ें मैनेज करती है। उसके बाद .env और .env.example भी फाइल आती है। तो होता क्या है, आप पूछोगे कि .env तो दे रखी है, तो .env.example फाइल क्यों है? ठीक है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, तो मैं उसका आंसर बता देता हूँ। देखिए, बेसिकली .env तो हमारी एनवायरनमेंट फाइल हो गई, लेकिन .env.example फाइल इसलिए दे रखी होती है कि ताकि जो आप एक्चुअल में होता क्या है, जब आप ये डेवलपमेंट कर रहे होते हो, ठीक है, जब आप अपना प्रोजेक्ट बना रहे होते हो लोकली अपने सिस्टम पर, कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे, जहाँ पर आप बना रहे हैं, तो वहाँ डेवलपमेंट होता है। दो चीज़ें होती है, एक डेवलपमेंट फेज़ होता है, एक होता है प्रोडक्शन फेज़। यानी जब आप अपनी वेबसाइट को बना लेते हैं, पूरा बन रही होती है और बना चुके होते हैं, वहाँ तक जब आपकी वेबसाइट बन रही है और बनते बनते वो बन चुकी, कंप्लीट हो गई, मान लो आज बनाई, 1 महीने बाद बन चुकी वेबसाइट आपकी पूरी, जो प्रोजेक्ट है वो बन गया। अब आप उसको लाइव करेंगे सर्वर पे, तो वो प्रोडक्शन में चली जाएगी। जब तक बन रही है तब तक डेवलपमेंट, उसके बाद प्रोडक्शन। तो डेवलपमेंट में आप क्या कर सकते हैं, जो .env.example फाइल है उसको यूज़ कर सकते हैं सर्वर पे, ठीक है। और .env जो होती है वो मेन प्रोडक्शन फाइल होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई कॉन्फ़िगरेशन आप बहुत ही गलती से डिलीट कर देते हो या कुछ होते हो, या env फाइल डिलीट हो जाती है, तो .env.example फाइल को रीनेम करके .env कर सकते हो। उसमें एग्जैक्टली वही कॉपी रहती है, सारी चीज़ें फाइल जो होती हैं आपकी वही कर सकते हो। अगर उसको .env.example को डिलीट भी कर दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चल जाएगा प्रोजेक्ट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बस .env को डिलीट ना करें। उसके बाद आती है गिट एट्रीब्यूट। ये गिट से रिलेटेड है, इसका अलग टॉपिक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और ये फाइल आप डिलीट भी कर सकते हो, गिट एट्रीब्यूट, गिट इग्नोर। और हाँ, लेकिन आर्टिजन फाइल को बिल्कुल डिलीट ना करें, क्योंकि ये सारा काम जो लारावल है वो सारा काम आर्टिजन पे ही डिपेंडेंट है। जो भी आप कुछ भी करोगे, रन करोगे प्रोजेक्ट को, PHP आर्टिजन सर्व, PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज, सारी चीज़ें यहीं से होगी, इस फाइल से होगी। तो ये आर्टिजन फाइल है, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है composer.lock। आपने दो चीज़ें नोटिस करी होंगी, एक composer.json लिखा हुआ है, एक composer.lock है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? composer.json जो होती है बेसिकली यहाँ पर डिपेंडेंसी और प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी होती है, यानी कि आपके प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल्स होती है। और composer.lock जो होती है, यहाँ पर पूरा एक हायरार्की में सिस्टम दिया होता है, यानी कौन सी डिपेंडेंसी, ये डिटेल्स में होती है थोड़ी सी। इस जो प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी होती है ना, जो जेसन वाली फाइल में होती है composer.json, उसकी डिटेल्स यहाँ पर होती हैं, उसकी भी डिटेल यहाँ पर है। यानी कि कौन सा पैकेज कौन सी URL पर है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन सी डिपेंडेंसी किस डिपेंडेंसी पे डिपेंडेंट है, और वो भी डिपेंडेंसी किस डिपेंडेंसी पे डिपेंडेंट है। यानी एक पूरा ट्री फॉर्म में, हायरार्की फॉर्म में डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर और ज़्यादा मोर डिपेंडेंसी होती है। तो composer.json और composer.lock दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फाइल हैं, उसको डिलीट नहीं करना चाहिए कभी भी। अगर डिलीट कर दी और आप इसको रिकवर नहीं कर पाए तो आपका प्रोजेक्ट नहीं चलेगा, आपको रिक्रिएट करना पड़ेगा और एक नया प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। तो उसके बाद हमारे पास आती है एक पैकेज.json। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर छोटी सी जो पैकेज.json फाइल है, छोटी सी आपको लिख रही होगी, यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई, लेकिन ये आपके लारावल के काम में नहीं आती। जब आप थर्ड पार्टी चीज़ों को इंटीग्रेट करते हो लारावल के साथ, जैसे कि आप UI से रिलेटेड सारी रिएक्ट वगैरह करते हो, या फिर आप और भी एंगुलर वगैरह करते हो, तो वो पैकेज.json वाली फाइल जो है, या Node.js करते हो, तो यहाँ पर इस तरीके से Node.js के साथ इंटीग्रेशन करते हो, अदर मतलब लैंग्वेजेस और अदर चीज़ों को आप लाइब्रेरी को यहाँ पर यूज़ करते हो, तब जाके ये वाली फ़ाइल की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। PHP unit.xml, यहाँ पर PHP यूनिट ये टेस्टिंग पर्पज़ के लिए है, इसको भी हम बात नहीं करेंगे। रीडमी वाली फाइल जो होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट गिट की फाइल होती है, इसको भी आप पढ़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। यहाँ से डिलीट कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आती है weetconfig.js। अब जो ये वीट कॉन्फ़िग है, ये भी वही चीज़ है, जब आप कोई लारावल के साथ किसी भी ऐसी चीज़ को यूज़ करना चाहते हो, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क यूज़ करना चाहते हो, जैसे कि टेलविंड हो गया, या आपके पास रिएक्ट हो गई, या Node.js हो गया, इस तरीके से बैकएंड वाले भी यूज़ कर सकते हो, रिएक्ट वगैरह, एंगुलर वगैरह जो ये हो गए आपके। तो उस तरीके से अगर आप और थर्ड पार्टी चीज़ों को यूज़ करना चाहते हो उसके साथ, तब जाके उसकी सेटिंग्स यहाँ पर होती हैं, बट इसकी हमें लारावल से कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डिलीट करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट नहीं करोगे तो और ज़्यादा है।
पता रहेगा कि कौन सी फाइल कहाँ पर रहती है, तो इसको ज़्यादा डिलीट ना करें। एज अ बिगिनर तो ना करें, जब आप अच्छे एक लेवल पर पहुँच जाए तब आप इसको खेल सकते हो इसके साथ मतलब। तो हमने देखा कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं इसके अंदर। अगर मैं और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा तो वैसे तो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है वीडियो, तो और लंबी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर इतना ही। देखिए सबसे पहले मैं इतनी बात बता दूँ, यहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं सारी धीरे धीरे करके एक एक करके चीज़ों को हम और डिटेल में पढ़ेंगे आगे, एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक के ऊपर। तो आप इस पर बिल्कुल धीरे धीरे अपना टाइम देकर आएँ। बस मैं आपसे इतना कहूँगा कि अपना अपना टाइम दें और धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखोगे। और देखिए जहाँ पर मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट फाइल बताई हैं सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके से लारावेल की वीडियोज़ की ट्यूटोरियल्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।